हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवांस सर्वेइंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज। एडवांस सर्वेइंग में हम लोग प्लेन टेबल सर्वेइंग, थियोडोलाइट सर्वेइंग, टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग, कर्व्स और आपको फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग, ईडीएम, टोटल स्टेशन, इन सब से रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे ये होगा आपका प्लेन टेबल सर्वे से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, और थियोडोलाइट सर्वे क्योंकि वो बहुत बड़ा यूनिट है तो उसका भी हम लोग जो पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आज ही डिस्कस कर लेंगे। और जब फिर नेक्स्ट वाला क्लास होगा तो उसमें हम लोग थियोडोलाइट सर्वे में फिर जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे वो एक साथ करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली आपका थियोडोलाइट सर्वे 2 क्लास ले सकता है, बट हम लोग प्लेन टेबल सर्वे आज ही कंप्लीट कर लेंगे और थियोडोलाइट का पार्ट्स वाला जो क्वेश्चंस होगा वो भी हम लोग आज कर लेंगे। फिर इसी तरह कोशिश करेंगे 4 से 5 लेक्चर्स में आपके पूरे एडवांस सर्वे को कवर कर देने का, ताकि अगर आपका एग्जाम टाइमली होता है 28 या 29 जनवरी से अगर आपका एग्जाम होता है तो उसके पहले आपका प्रिपरेशन जो होगा एमसीक्यू क्वेश्चंस का वो मेरे एंड से आपका कंप्लीट हो जाए। तो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पहले प्लेन टेबल सर्विंग के क्वेश्चन करेंगे, बाद में हम लोग जो रिमेनिंग थियोडोलाइट जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो थियोडोलाइट के हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग इज। प्लेन टेबल सर्वेइंग का प्रिंसिपल क्या होता है? तो हम लोग जब प्लेन टेबल सर्वेइंग पढ़े थे तो वहां डिस्कस किए थे कि अगर हम लोग कोई एक हमारा ये पॉइंट है, इसको हम लोग अगर किसी इस यहाँ पे प्लेन टेबल सेट करके हम लोग इसको अगर लोकेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका ये हम लोग इसको इस तरह से एक शेप बना देते हैं, ये आपका एक पेंटागन है। अब इसको हम लोगों को यहाँ एक शीट इस तरह से बना हुआ है हमारा प्लेन टेबल पे, इस पे हम लोगों को शो करना है। तो इस पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये शीट पे ऐसे आता है। फिर यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये वाला एक्चुअल लाइन है जो ग्राउंड पे है, ये शीट पे कुछ इस तरह से आता है। फिर ये वाला इसका भी हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये इस तरह से और ये वाला भी इस तरह से आता है, और ये वाला पॉइंट भी आपको इस तरह से लाइन आ जाता है। फिर हम लोग इस लाइन पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते हैं, तो ये आपका सेम डायग्राम जो है ये आपके शीट पे उतर के आ जाता है। तो हम लोग इसमें करते क्या है, हम लोग करते यही है कि हम लोग जो पॉइंट है हमारा, उस पॉइंट को हम लोग एलिडेट से देखते हैं और उससे हम लोग एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो लाइन ड्रॉ करते हैं ये इस वाले लाइन के पैरेलल ड्रॉ करते हैं शीट के ऊपर। जो अगर आप शीट का जो लाइन है इसको आप क्या करते हैं, आप एलिडेट से इस पॉइंट को देखते हैं। जब आपको एलिडेट से ये पॉइंट नजर आ जाता है तो आप एक लाइन यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, उसको स्केल के हिसाब से आप कट कर लेते हैं। तो ये लाइन क्या होता है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, इसका प्रिंसिपल क्या हो जाता है, पैरेललिज्म। तो हम लोगों के पास ऑप्शंस क्या है, ट्रैवर्सिंग, रेंजिंग, ट्रायंगुलेशन और पैरेललिज्म। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 1 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस पे आपको 2 मार्क्स का एक वो भी आ जाता है, डेफिनेशन भी आ जाता है एग्जाम में कि प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग को एक्सप्लेन कीजिए। तो इसी पैरेललिज्म को, इसी ड्राइंग के कॉन्सेप्ट को जब हम आपको समझाए हैं, इसको ही आपको वहाँ एक्सप्लेन करना होगा और आपको वर्ड्स के साथ में लिखना होगा कि प्लेन टेबल सर्वेइंग का प्रिंसिपल क्या होता है। तो प्रिंसिपल आपका पैरेललिज्म होता है। पैरेललिज्म क्या होता है, यही चीज जो हम आपको अभी समझा रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं द फर्स्ट टेम्पोररी एडजस्टमेंट टू बी डन आफ्टर सेटिंग अप द प्लेन टेबल एट एनी स्टेशन विल बी। सबसे पहले जब हम लोग प्लेन टेबल को किसी पॉइंट पे, जैसे हम लोगों को पता है कि यहाँ हम लोगों को प्लेन टेबल रखना था, तो हम यहाँ पे प्लेन टेबल जाके जैसे ही प्लेस करते हैं तो हम लोग वहाँ पे करते हैं टेम्पोररी एडजस्टमेंट। टेम्पोररी एडजस्टमेंट में 3 चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहला जो हम लोग करते हैं वो आपको पता होगा कि टेम्पोररी एडजस्टमेंट में सबसे पहले हम लोग सेंटरिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग फिर लेवलिंग करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो सबसे पहला ही स्टेप होता है कि आप सेंटरिंग करेंगे। आप डिवाइस को किसी पोजीशन पे रख रहे हैं तो वो पोजीशन पे आया है या नहीं आया है, पहले आप वो चेक कर लेंगे। अगर वो पोजीशन पे सेट हो चुका है जी, इस पॉइंट पे अगर हम वो हमारा जो प्लेन टेबल है उसका सेंटर हमारा इस पॉइंट पे होना चाहिए था, अगर वो हम ऑब्टेन कर चुके उसके बाद ही हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं लेवलिंग पे। तो हम लोगों का सबसे पहला स्टेप हो जाता है आपका सेंटरिंग। तो आपका ऑप्शन है ओरिएंटेशन, सेंटरिंग, लेवलिंग और साइटिंग। तो हम लोगों को पता है कि सेंटरिंग हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, हम लोग सेंटरिंग करते हैं, फिर लेवलिंग करते हैं और उसके बाद हम लोग ओरिएंटेशन करते हैं। मतलब हम लोग अपना किस डायरेक्शन में हमारा नॉर्थ सेट होगा ये हम लोग सबसे लास्ट में करते हैं। सबसे पहले हम लोग सेंटरिंग करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ एलिडेट इन प्लेन टेबल सर्वेइंग इज। हम लोग प्लेन टेबल सर्वेइंग में एलिडेट क्यों यूज करते हैं? तो हम लोग जब डिवाइस के बारे में पढ़ रहे थे, जब हम लोग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम लोगों को पता था कि हम लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं। इंस्ट्रूमेंट होता है आपको प्लेन टेबल, एलिडेड। अब इस एलिडेड में भी 2 एलिडेड होता है, प्लेन एलिडेड और टेलीस्कोपिक एलिडेड।
उसके बाद हम लोग करते हैं ट्रफ कंपास, उसके बाद हम लोगों का यू फॉर्क होता है, इसको हम लोग प्लम्बिंग फॉर्क भी बोलते हैं, प्लम्बिंग फॉर्क, और आपका स्पिरिट लेवल, टेबल को लेवल करने के लिए। तो ये सारे हमारे मेजर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो इसमें हम लोग जो एलिडेट पढ़ते हैं, तो एलिडेट क्या करता है कि हम लोग का फॉर एग्जांपल ये हमारा स्टेशन है और हम लोग इस पॉइंट को देख रहे हैं, तो इस स्टेशन पे हम लोग ये टेबल सेट किए, टेबल के अंदर हम लोग ये शीट लगाए। अब हम लोगों को ये वाला पॉइंट कहाँ पे है ये कैसे पता चलेगा? जब हम लोग अपना टेबल में ये पॉइंट ओ सेट कर दिए और हम लोगों को पता है कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो हम एलिडेट क्या होता है, हमारा ये एक स्केल होता है, आपको इमेज आ जाएगा आपके स्क्रीन पे। तो एलिडेट में हम लोग क्या करते हैं, एक साइड से हम लोग देखते हैं और दूसरे साइड से हम लोगों को जिस लोकेशन पे, जैसे हम लोग एलिडेट को इस तरह से रखें और अगर हम लोगों को इस तरह से हम लोग देख रहे हैं और ये वाला पॉइंट अगर हम लोगों को बिल्कुल सेंटर पे नजर आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। तो एलिडेट क्या करता है, हम लोगों को किसी लोकेशन को, किसी पॉइंट को साइट करने के काम आता है। तो ऑप्शंस आपको क्या दे रहा है, लेवलिंग द प्लेन टेबल, सेंटरिंग, इल्यूमिनेटिंग पैरेलैक्स और साइटिंग टू टारगेट पॉइंट्स। तो हम लोगों का ये क्या है, ये टारगेट पॉइंट है, टारगेट ए है हम लोगों का, ये टारगेट बी है हम लोगों का, तो हम लोग इस टारगेट पॉइंट को ही साइट करते हैं। तो हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो थर्ड का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, रिगार्डिंग प्लेन टेबल सर्वे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में ट्रू और नॉट ट्रू ये छोटा सा वर्ड लिखा रहता है, ये कई बार स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। तो हम लोगों को बोल रहा है इन 4 पॉइंट में से कौन सा ट्रू नहीं है। तो हम लोग पॉइंट्स पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर स्मॉल स्केल सर्वे। हम लोगों को पता है कि ये करेक्ट है, क्योंकि हम लोग इसको स्मॉल स्केल सर्वे में ही प्लेन टेबल यूज करते हैं, क्योंकि इसका एक्यूरेसी बहुत कम होता है। सेकेंड पॉइंट है लेस नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। इसमें कंट्रोल पॉइंट्स का रिक्वायरमेंट कम होता है, मतलब हम लोगों को 4 पॉइंट से 5 पॉइंट से अलग अलग पॉइंट से इसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती है इसकी एक्यूरेसी के लिए। हम लोग किसी एक पॉइंट पे भी अपना टेबल सेट करके एक डायग्राम प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट भी आपका करेक्ट है। थर्ड पॉइंट है ऑल द प्लॉटिंग वर्क इंक्लूडिंग कंटूरिंग कैन बी डन इन द फील्ड। बिल्कुल, हम लोग ये जो डायग्राम बनाते हैं, ये जो हम लोग प्लॉटिंग करते हैं, ये सारा हम लोग फील्ड पे ही करते हैं। प्लेन टेबल सर्वे का एक एडवांटेज ही यही है कि हम लोग इसको फील्ड के ऊपर ही कंप्लीट कर देते हैं। ऑफिस जाने के बाद जैसे हम लोग चेन सर्वे करते थे, लेवलिंग करते थे, कॉम्पास सर्विंग करते थे, उसमें हम लोगों को ऑफिस जाने के बाद वहां भी कैलकुलेशंस करना पड़ता था। अगर हम लोग लेवलिंग में आपको बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड सब नोट करके ले जा रहे हैं, तो हम लोगों को वहां टेबल जाकर के बनाना पड़ता था, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड वाला या फिर दूसरा राइज फॉल मेथड वाला। तो ये और चेन सर्वे में भी हम लोग जब अगर डायग्राम लेंथ लेकर के जाते थे तो उसको वहां पे प्लॉटिंग करना पड़ता था हम लोगों को ऑफिस में बैठ के। प्लेन टेबल सर्वे में क्या है कि हम लोग जो डायग्राम बना रहे हैं वो एक्चुअल डायग्राम है जो हम लोग साइड पे देख रहे हैं, उसको हम लोग साइड पे ही कंप्लीट कर देते हैं। तो ये हम लोगों को प्लॉटिंग वर्क जो है और इंक्लूडिंग कंटूरिंग, हम लोग इससे कंटूर भी बना सकते हैं। जैसे हम लोग अब सारे क्या किया, हम लोग सारे एक लेवल वाले पॉइंट्स को एक जगह पे हम लोग वो कर दिए, सारा जिसका लेवल 1 है उसको हम लोग यहाँ मार्किंग कर दिए। फिर उसके बाद ये सारा अलग लेवल है, इसको हम लोग मार्किंग कर दिए। तो हम लोग ये इसको इस तरह से कनेक्ट करता है, कंटूर इसी तरह से बनता है। तो हम लोग इसको यहाँ शीट पे भी इस तरह से दिखा सकते हैं, जिस पॉइंट को हम लोग साइड करेंगे उस पॉइंट को हम लोग कनेक्ट कर देंगे, तो कंटूरिंग भी दिखा सकते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर 3 भी आपका राइट है। फोर्थ ऑप्शन है इट कैन बी डन इन ऑल सीजन। ये रॉन्ग है, क्योंकि अगर रेनी सीजन होगा तो हम लोग क्योंकि इसमें शीट यूज करते हैं, ये हमारा ओपन टू स्काई होता है, मतलब खुले आसमान के नीचे हम लोग करते हैं, तो हम लोग इसका मतलब है ऑल सीजन्स में इसको नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो 4 का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हम लोग से पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेटिंग अप ए प्लेन टेबल। प्लेन टेबल सेट करने का करेक्ट सीक्वेंस बताइए। हम लोग यहाँ अभी डिस्कस कर ही रहे थे, यहाँ पे सीक्वेंस आपको लिखा ही हुआ है। अब आपको अगर ये वाला क्वेश्चन आता था तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी अभी आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को पता है कि सबसे पहला स्टेप हम लोगों का सेंटरिंग होता है। जब सेंटरिंग कर लेते हैं फिर हम लोग टेबल को लेवल करते हैं, और लेवल कर लेने के बाद फिर हम लोग शीट लगाते हैं, और उसके बाद हम लोग उसको ओरिएंटेशन करते हैं। तो ये स्टेप्स 1 2 3 जो लिखे यही करेक्ट सीक्वेंस है। अब आपको ऑप्शंस क्या दे रहा है, सेंटरिंग, लेवलिंग एंड ओरिएंटेशन। ये पहला वाला ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो गया। सेकंड में क्या दे रहा था, सेंटरिंग, ओरिएंटेशन एंड लेवलिंग। लेवलिंग लास्ट में कर दिया, ये रॉन्ग है। थर्ड और फोर्थ में लेवलिंग ही पहले है, तो ये भी गलत है, क्योंकि हम लेवलिंग कर दिया और अगर हमारा पॉइंट सेंटर ही नहीं हुआ तो हम लोगों को फिर से टेबल को मूव करना पड़ेगा। तो हम लोग टेबल मूव करेंगे, फिर हो सकता है लेवलिंग खराब हो जाए, तो इसलिए हर हाल में सेंटरिंग पहले होता है। तो पहला 2 ऑप्शन में सेंटरिंग फर्स्ट था, उसमें हम लोग चेक किए तो लेवलिंग
ऑप्शन नंबर ए में सेंटरिंग के बाद लेवलिंग, लेवलिंग के बाद ओरिएंटेशन था। तो यही करेक्ट सीक्वेंस है, यही आपको याद रखना है। तो फिफ्थ का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द ऑपरेशन ऑफ रिवॉल्विंग ए प्लेन टेबल अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस सो दैट ऑल लाइंस ऑन द शीट बिकम पैरेलल टू कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस ऑन द ग्राउंड इज नोन एज। इसको हम लोग कहते हैं ओरिएंटेशन। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि ये हम लोगों का एक सेंटर पॉइंट है टेबल का, तो इसमें जो ये एक्सिस होगा जो हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, ये हमारा वाई एक्सिस होगा, वर्टिकल एक्सिस होगा। तो इस वर्टिकल एक्सिस के अलावा जब हम टेबल को मूव करते हैं इस तरह से, ताकि जो हमारा एग्जिस्टिंग लाइंस अगर आपका यहाँ इस तरह से बना हुआ है, अगर हम लोग इसको इस तरह से बनाए कि आपका एक ये लाइन और एक ये लाइन आपका बना हुआ था, अब ये आपका पॉइंट बी और पॉइंट ए था, तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि पॉइंट बी और पॉइंट ए एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ये टेबल थोड़ा सा मूव किया हुआ है। तो जब आप इस टेबल को रोटेट करते हैं इस तरह से कि ये टेबल में ये वाला जो लाइन है ये आकर के ये बी वाला लाइन यहाँ आ जाए और ये ए वाला लाइन जो है ये आपका यहाँ आ जाए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ओरिएंटेशन। कि हम लोग अपना एलिडेट रखे, एक पॉइंट को देखे, ये पॉइंट यहाँ नजर आ रहा था पॉइंट, जबकि एक्चुअली में यहाँ था। हम लोग टेबल को मूव करते हैं क्योंकि ये ड्राइंग पहले इसी पॉइंट पे इसी नॉर्थ डायरेक्शन में पहले बन चुका है, जो कि अभी मूव करने की वजह से चेंज हो गया होगा। तो हम लोग इसको रोटेट करते हैं और रोटेट करते करते जब हम लोगों का ये पॉइंट टारगेट आपका देख लिया जाता है तो हम लोग इस टेबल को वहाँ पे लॉक कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये वाला लाइन इसके पैरेलल हो जाता है, ये वाला लाइन इसके पैरेलल हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं ओरिएंटेशन। तो ऑप्शंस में आपको दिया हुआ है लेवलिंग, सेंटरिंग, ओरिएंटेशन एंड सेटिंग। तो हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 का सी। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है एसबीटी के, और एक दो क्वेश्चन, क्योंकि प्लेन टेबल से एसएससी में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो एक दो क्वेश्चन इसमें एसएससी के हैं, बाकी सारे जो है ये एसबीटी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और वैसे भी प्लेन टेबल में हम लोग जब क्लास में पढ़े थे, जब हम लोग वीडियोस में भी, आप लेक्चर में भी देखेंगे, तो इसमें बेसिकली 2 या 3 टॉपिक्स ही हैं। एक आपको मेथड्स है, आपका रेडिएशन, इंटरसेक्शन और ट्रेवर्सिंग, और दूसरा आपको इंस्ट्रूमेंट्स और ओरिएंटेशन है, जो हम लोग ये 3 टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। और इंस्ट्रूमेंट का जो टाइप्स होता है कि क्या क्या टाइप के इंस्ट्रूमेंट है, इसके अलावा प्लेन टेबल में और कुछ नहीं है थ्योरी में, एसबीटी में भी नहीं है, और इन जनरल भी अगर आप बीटेक लेवल के भी स्टूडेंट हैं तो भी प्लेन टेबल सर्वेइंग में इतनी सी ही चीज़ें हैं। तो इस सारी चीज़ों से हम लोग टोटल 9 या 10 क्वेश्चन हम लोग बना दिए। अब यही क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में भी आते हैं, और यही क्वेश्चन आपका एसएससी भी अगर पूछेगा तो इसी में से पूछेगा। तो इसलिए अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो आप कोई भी एग्जाम में जाएंगे, आपको प्लेन टेबल का क्वेश्चन जो होगा वो इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। द मेथड ऑफ प्लेन टेबलिंग कॉमनली यूज्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन ओनली इज। प्लेन टेबल का वो मेथड जिससे हम लोग सिर्फ स्टेशन अपना सेटअप करते हैं वो क्या कहलाता है? तो हम लोग 3 तरह के मेथड्स पढ़े थे। एक मेथड है आपका रेडिएशन, दूसरा मेथड है आपका इंटरसेक्शन, और तीसरा मेथड है आपका ट्रैवर्सिंग। ये 3 जो मेथड्स हैं, ये 3 मेथड आपको क्या है, प्लेन टेबल करने के मेथड्स हैं। तो प्लेन टेबल करने का मतलब क्या है कि हम लोग जो ड्राइंग बनाना चाह रहे हैं, जो हम लोग प्लॉटिंग करना चाह रहे हैं, उसको करने के ये 3 मेथड्स हैं। इसके अलावा एक मेथड और होता है रिसेक्शन मेथड। रिसेक्शन मेथड क्या करता है कि कभी को आप मान लीजिए रेडिएशन मेथड से आप अपना प्लॉटिंग कर रहे थे, अब रेडिएशन मेथड से आप शीट बनाना शुरू किए, आप ये 2 पॉइंट्स ए और बी को ही कर पाए थे, और सडनली मान लीजिए रेनफॉल आ गया। तो रेनफॉल आ गया तो आपको ये पूरा सेटअप उठा करके आज का काम आपको बंद करना पड़ा। फिर जब आप नेक्स्ट दिन आएंगे तो आप इस पॉइंट पे, यहां पे आप ओ पॉइंट पे आप अपना स्टेशन रख करके काम कर रहे थे, ये पॉइंट आपको नहीं मिल रहा है ओ, तो इसको, और आपको ये पॉइंट ए और बी आपको मिल रहा है, लेकिन आपको ये ओ पॉइंट ही नहीं मिल रहा है। तो इस पॉइंट के हेल्प से जब हम लोग अपना एक्चुअल स्टेशन का पॉइंट ढूंढते हैं कि हम लोग कहां पे डिवाइस सेट किए हुए थे, ताकि हम लोग वापस वहां रखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये 2 लाइन उसमें ड्रॉ किया जा चुका है। अब हम लोग वापस इसको ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अभी तो चलो 2 पॉइंट्स, अगर आपके ये 20 पॉइंट्स बने हुए होते तो आप वापस से 20 पॉइंट्स को फिर से नहीं करेंगे। हो सकता है आप 20 पॉइंट्स को फिर से करने जाए, फिर रेनफॉल आ जाएगा, तो आपको फिर उसको स्टॉप करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि आपको ये स्टेशन जो है ये जल्दी से ढूंढना पड़ेगा, और इसके बाद फिर आप रिमेनिंग जो 3 पॉइंट्स रह गए हैं आप उसको कवर करेंगे। तो ये जो पुराने जो हमारे टारगेट पॉइंट्स होते हैं, इसके हेल्प से जब हम स्टेशन पॉइंट को सेटअप करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रिसेक्शन मेथड। तो ये रिसेक्शन मेथड जो है ये प्लेन टेबल का मेथड नहीं है, ये स्टेशन फाइंड आउट करने का मेथड है, और ये पढ़ते हैं हम लोग बीटेक में, ये हम लोग डिप्लोमा लेवल पे नहीं पढ़ते हैं। एसबीटी के सिलेबस में भी रिसेक्शन मेथड हम लोगों को नहीं पढ़ना है। एसएससी में ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि प्लेन टेबल का स्टेशन फाइंड आउट करने का कौन सा मेथड है, इसलिए आपको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि ये रिसेक्शन मेथड होता है।
तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल को एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको ये 3 टेबल एक्सप्लेन करना है, क्योंकि एसबीटी में अभी आपको सिर्फ ये 3 पढ़ना है। आप एसएससी के स्टूडेंट हैं तो आपको ये चारों पता होना चाहिए। इस रिसेक्शन में भी आपको 2 टाइप के आपको प्रॉब्लम्स होते हैं। 2 पॉइंट प्रॉब्लम जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि 2 पॉइंट हम लोगों को पता है, उससे हम लोग अपना स्टेशन निकालेंगे, और दूसरा होता है 3 पॉइंट प्रॉब्लम। 3 पॉइंट मतलब हम लोगों को ये 3 पॉइंट्स पता है, ए, बी और सी, और इसके हेल्प से हम लोग अपना स्टेशन फाइंड आउट करेंगे। तो ये 2 तरह के हम लोगों को इसमें भी आपको स्टेशन फाइंड आउट करने का मेथड मिलता है। तो ये होता है आपका रिसेक्शन मेथड, ठीक है। तो हम लोगों का इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, रिसेक्शन। अब ऑप्शंस क्या दे रहा है, रेडिएशन मेथड, इंटरसेक्शन मेथड, ट्रैवर्सिंग मेथड, रिसेक्शन मेथड। तो 7 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, इन अ प्लेन टेबल सर्वे द प्लॉटिंग ऑफ इनएक्सेसिबल पॉइंट्स कैन बी डन कन्वीनियंटली बाय। हम लोग किस मेथड से इनएक्सेसिबल पॉइंट को, जिस पॉइंट को हम लोग जा करके लोकेट नहीं कर सकते हैं, उस पॉइंट को किस तरह से हम लोग प्लेन टेबल सर्वे में एक्सेस करते हैं, किस मेथड से हम लोग उसको बनाते हैं। तो हम लोग रेडिएशन मेथड के बारे में पढ़े थे कि ये हमारा एक टेबल सेट होगा, इसमें से हम लोगों को ये 5 पॉइंट जब हम लोग देख पाएंगे, और 5 पॉइंट्स क्या हम लोग डायमेंशंस ले सकते हैं इजीली, तो उस केस में हम लोग चूज करते हैं रेडिएशन मेथड। लेकिन जब हम लोगों का कोई एक ऐसा पॉइंट होता है, जैसे यहाँ पे आपका रिवर आ रहा था, अब यहाँ पे आपके ये 3 पॉइंट्स है, लेकिन यहाँ पे आपका एक पॉइंट है जिसको आप यहाँ से डायरेक्टली चेन लगा करके, या अगर आपका यहाँ सेटअप है स्टेशन, तो यहाँ से आप चेन लगा करके इसको नहीं मेजर कर सकते हैं, क्योंकि बीच में आपको रिवर आ रहा है, आप चेन लेकर के उस पार नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में हम लोग यूज करते हैं इंटरसेक्शन मेथड। इंटरसेक्शन मेथड में क्या करते हैं कि पहले हम लोग एक किसी पॉइंट पे स्टेशन सेटअप करते हैं, यहाँ से आपको ये सारे लाइंस बना लेते हैं, फिर हम लोग इस वाले पॉइंट पे आते हैं। तो इस वाले पॉइंट पे जब आते हैं तो यहाँ पे आपको ये 3 लाइंस जो है ये इस तरह से बने हुए हैं। फिर आप यहाँ पे आते हैं, यहाँ से आप क्या करते हैं, फिर से आप इस पॉइंट्स को, सारे पॉइंट्स को आप लोकेट कर देते हैं। तो ये जो ये इस तरह से नहीं बनेगा। जैसे हम लोग मान लीजिए यहाँ आए, यहाँ से हम लोग क्या किए कि इस वाले पॉइंट को देखे, ये एक लाइन बना दिए, और यहाँ हमारा एक पॉइंट था, इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए, बी, इसको नाम दे देते हैं सी। तो हम लोग क्या किए, सी से ए पॉइंट पे देखे, ये हम लोगों का ए बन गया, लेकिन ये ए कितना लेंथ है ये हम लोगों को नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे शीट पे एक लाइन बना देंगे ए। अभी इसका लेंथ हम लोगों को नहीं पता है, ये हमारा शीट का बाउंड्री, हम लोग शीट के लाइन तक खींच दिए। अब हम इसको यहाँ ला करके पुट कर रहे हैं, और सी से हम लोग क्या किए, पहले हम लोग बी को देख लिए, तो ये लाइन बन गया, और यहाँ पे आ गया मेरा बी। अब बी को तो क्योंकि हम मेजर कर सकते हैं, ये तो हमारे एक साइड में है, तो बी हम लोगों को पता चल गया कि ये वाला पॉइंट बी है। अब जब हम बी पे ला करके स्टेशन को सेटअप कर रहे हैं, तो ये बी पॉइंट मेरा इस बी पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ से मेरा वापस ये वाला अगर टेबल है, तो यहाँ से वापस हमको ये सी पॉइंट दिखाई दे रहा है, और इस पे एक लाइन ऐसे बना हुआ है जिसका कोई लेंथ हम लोगों को नहीं पता है। अब हम लोग बी से क्या करेंगे, वापस ए पॉइंट को देखेंगे। तो जब ए पॉइंट को देखेंगे तो लेंथ हमें फिर नहीं पता है, हम फिर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अब बी के हिसाब से ये ए है, सी के हिसाब से ये ए है, तो जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है वो हमारा पॉइंट ए हो जाता है। तो ये क्या होता है, जो इनएक्सेसिबल पॉइंट था हमारा, इसको हम लोकेट करते हैं। तो इसको किससे लोकेट किए, इंटरसेक्शन मेथड से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इंटरसेक्शन मेथड। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। एक क्वेश्चन और बनता है कि एलिडेड का जो स्लोपिंग एज होता है, एलिडेड का अगर आप क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो ये इस तरह से होता है। तो इस वाले एज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस वाले एज को हम लोग कहते हैं फिडुशियल एज। ये बेसिकली कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बट हो सकता है कि एसबीटी लेवल पे आपको एग्जाम में पूछ ले, तो हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर 9 एक तरह से डिस्कस कर सकते हैं। अभी हम इसको ऐड नहीं किए थे इसमें, लेकिन हम आपको जो पीडीएफ शेयर करेंगे उसमें हम इसको क्वेश्चन नंबर 9 में ऐड कर देंगे कि एलिडेड के आपके इस एज को क्या कहते हैं। इसको हम लोग बीवेल्ड एज भी बोलते हैं, बीवेल्ड एज। तो इसका हम ऑप्शंस ऐड कर देंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपको फिडुशियल एज, या फिर इसको आप कह सकते हैं बीवेल्ड एज। तो ये 9 क्वेश्चंस हैं जो आपके प्लेन टेबल सर्वेइंग से मेरे हिसाब से आपके बनते हैं। इससे बियॉन्ड और कोई बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स बनता भी नहीं है। ये 9 टाइप के ही सारे क्वेश्चन जो है जो सारे टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं। तो हम लोग, अब ये हो गया हमारा पहला वाला पार्ट, इसमें हम लोग प्लेन टेबल के ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लिए। अब अभी हम लोग थियोडोलाइट सर्वेइंग में जो थियोडोलाइट का पार्ट्स होता है, उस पार्ट से रिलेटेड हम लोग 6-7 क्वेश्चंस और देख लेते हैं। इससे हम लोगों का थियोडोलाइट का पहला वाला पार्ट आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग उसके मेथड से और फिर उससे ट्रैवर्सिंग ऑफ बाय थियोडोलाइट से, उससे हम लोग बाकी और क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ए थियोडोलाइट इज कॉल्ड ए ट्रांजिट थियोडोलाइट व्हेन इट्स टेलीस्कोप कैन बी रिवॉल्व थ्रू ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन अबाउट इट्स
मतलब एक थ्योडलाइट को ट्रांजिट थ्योडलाइट कब कहते हैं, जब हम लोग जानते हैं कि जब हम उसको 360 डिग्री रोटेट कर पाते हैं। मगर ये पूछ रहा है कि 360 डिग्री रोटेट जो कर पाते हैं ये किस एक्सिस के अबाउट हम लोग रोटेट कर पाते हैं। तो हम लोगों को पता है कि हम इसको वर्टिकल डायरेक्शन में इस तरह से रोटेट करते हैं तो वो ट्रांजिट थ्योडलाइट कहलाता है। अगर रोटेट नहीं कर पाते हैं, सिर्फ 360 डिग्री नहीं होकर थोड़ा एंगल तक ही रोटेट हो पाता है, तो वो नॉन ट्रांजिट थ्योडलाइट होता है। तो ये जो हम लोग रोटेट करते हैं ये बेसिकली एक एक्सिस होता है, ये आपका थ्योडलाइट में ये वाला एक्सिस होता है जिसपे आपका ये टेलीस्कोप इस तरह से लगा होता है। तो आप इसको रोटेट करते हैं इस वाले एक्सिस पे। इस वाले एक्सिस को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और इसको दूसरा नाम भी होता है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रूनियन एक्सिस। ट्रूनियन एक्सिस। तो आपको हम लोग किस पे रोटेट करते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रोटेट करते हैं, तो जाकर के ये वर्टिकल डायरेक्शन में इस तरह से 360 डिग्री रोटेट होता है, तब कहलाता है वो ट्रांजिट थ्योडलाइट। तो ऑप्शन से आपको वर्टिकल एक्सिस इन एन इंक्लाइंड प्लेन। अब ये भी समझना है, हम लोग प्लेन की भी बात कर रहे हैं इसमें। एक होता है आपका वर्टिकल प्लेन, एक होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक होता है इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन मतलब क्या हुआ कि हम इसको कुछ इस तरह से इंक्लाइंड में इसको रोटेट कर रहे हैं। तो हम लोग इसको इंक्लाइन रोटेट तो नहीं करते हैं, हम लोग इसको हॉरिजेंटली रोटेट भी नहीं करते हैं, हम लोग इसको वर्टिकल प्लेन में रोटेट करते हैं। मतलब ये वर्टिकल डायरेक्शन में 360 डिग्री लेता है। तो हम लोगों का पहला ऑप्शन जो है वो वर्टिकल एक्सिस इन एन इंक्लाइन प्लेन है। तो इंक्लाइन प्लेन है तो एक्सिस क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, तो पहला ऑप्शन आपका रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन एन इंक्लाइंड प्लेन। फिर से इंक्लाइंड प्लेन है तो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वर्टिकल है, इंक्लाइंड प्लेन हो ही नहीं सकता है। थ्योडलाइट का जो टेलीस्कोप है वो 360 डिग्री घूमता है वर्टिकल प्लेन में। अब हम लोगों के पास वर्टिकल प्लेन का ऑप्शन ही एक है, ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शन नंबर डी अगर आप देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन अ वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रोटेट करता है और वर्टिकल प्लेन में करता है। अगर इस प्लेन में ऐसे रोटेट करता तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाता, इसमें ये इस तरह से रोटेट कर रहा है तो ये वाला जो रोटेशन है ये वाला कहलाएगा आपको वर्टिकल प्लेन, क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है। अगर ये वाला हमारा इस तरह से रोटेट करता तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाता। अब आप ऑप्शन नंबर सी आपका क्या कह रहा था, वर्टिकल एक्सिस इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। जब हमको जैसे भी हम लोग प्लेन टेबल का डिस्कस कर रहे थे, ये हम लोग जब ओरिएंटेशन के लिए इस तरह से रोटेट करते हैं तो वो होगा आपका वर्टिकल एक्सिस इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अभी हम लोग इसको क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन अ वर्टिकल प्लेन। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ये हम लोगों का प्लेन टेबल का था और ये हम लोगों का थियोडोलाइट का है। हम लोग अब थियोडोलाइट सर्वे के क्वेश्चन नंबर 1 में आ चुके हैं, तो जो पीडीएफ के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 10 है तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन अ वर्टिकल प्लेन। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है व्हाइल यूजिंग ए थियोडोलाइट हाउ टू चेंज द रीडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सर्किल व्हाइल मेजरिंग ए हॉरिजॉन्टल एंगल। हम लोग जब थियोडोलाइट से हॉरिजॉन्टल एंगल लेते हैं तो उसमें हॉरिजॉन्टल रीडिंग किस तरह से चेंज हो सकता है। इसके लिए हम आपको समझाए थे कि दो तरह का हम लोगों के पास प्लेट होता है, एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेट में, एक होता है हमारा लोअर प्लेट, एक होता है हमारा अपर प्लेट। लोअर प्लेट और अपर प्लेट एक दोनों के ऊपर इस तरह से ओवरलैप किया हुआ रहता है। अब हम लोगों को पता है कि लोअर प्लेट में हमारा हॉरिजॉन्टल सर्किल होता है, वो हॉरिजॉन्टल सर्किल जिसमें हम लोगों का रीडिंग्स होता है। ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल सर्किल है, ये जो हम लोग थियोडोलाइट का ये समझिए डायग्राम बनाए हुए हैं, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल सर्किल है, इसमें आपके रीडिंग्स बने हुए हैं। तो ये आपको लगा हुआ है लोअर प्लेट में, ये हमारा लोअर प्लेट है। अब इसी के ऊपर एक आपका अपर प्लेट भी लगा हुआ है और इस अपर प्लेट में आपका ये इस तरह से इसी के ऊपर घूम रहा है और इसमें आपका वर्नियर स्केल लगा हुआ है जो हम लोगों को सेकेंड्स का रीडिंग देता है। वर्नियर स्केल, ये बीच से हम लोग इसको इस तरह से गैप बना देते हैं। अब ये लोअर स्केल है और ये अपर स्केल है। अब अगर आपका ये जो ये लोअर प्लेट है, ये आपका अपर प्लेट है। अब जब आपका ये लोअर प्लेट मूव करेगा, अब ऑप्शंस आपको क्या दे रहा है, ऑप्शन समझिए। ऑप्शंस दे रहा है अपर क्लैंप इज लूजेंड एंड लोअर क्लैंप इज टाइटेंड। इसमें आपको एक अपर, यहाँ पे जो आपको क्लैंप होता है जो इसको टाइट करता है वो कहलाता है आपका लोअर क्लैंप, और एक आपका इसमें जो होता है ये आपका कहलाता है अपर क्लैंप। सॉरी, इसमें जो होता है ये कहलाता है आपका अपर क्लैंप, और इसका एक जो नीचे आपका इनर एक्सिस होता है, यहाँ पे इस तरह से ऐसे एक्सिस बना हुआ रहता है, इस एक्सिस में ये प्लेट आकर के इस तरह से सेटल हो जाता है। तो इन दोनों को लॉक करने के लिए ये जो पोर्शन होता है ये आपका नीचे यहाँ पे इसमें इस तरह से फुट स्क्रू बना हुआ रहता है, ठीक है, और ये आपका नीचे ट्राइपॉड स्टैंड पे इस तरह से कनेक्टेड रहता है। तो ये जो पोर्शन है जिसको हम शेड कर रहे हैं, ये पोर्शन जो है ये आपका फिक्स्ड पोर्शन है।
और ये जो पोर्शन है जो हम लोग अभी बनाए हुए हैं, ये वाला पोर्शन जो है ये आपका रोटेट करता है। तो इसमें इसको टाइट करने का मतलब इस रोटेशन वाले पोर्शन को जब हम लोग इसके साथ स्क्रू टाइट कर देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा, फिर ये वाला पोर्शन मूव नहीं करेगा। तो कैसे मूव नहीं करेगा? जब हम इसको इसके साथ एक स्क्रू से इस तरह से टाइट कर देंगे। तो ये वाला स्क्रू कहलाता है आपका लोअर क्लैंप स्क्रू, लोअर क्लैंप स्क्रू। और ये जो आपके मूवमेंट ऑफ प्लेट को रोकता है वो कहलाता है आपका अपर क्लैंप स्क्रू। अब इन दोनों स्क्रू के साथ साथ ही हम लोगों को एक दो स्क्रू और दिए जाते हैं, वो होते हैं लोअर टेंजेंट और अपर टेंजेंट। उनका काम अभी इस क्वेश्चन में फिलहाल नहीं आएगा। उनका काम ये होता है कि जब हम इसको लॉक कर देते हैं, लेकिन हम लोगों को फिर भी थोड़ा सा प्रिसाइजली अगर इसको मूव करना है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को हाफ डिग्री अगर राइट साइड में मूव करना है, तो हम लोग वो हाफ डिग्री एग्जैक्टली कैसे मूव करेंगे? तो जहां पे हमारा डिवाइस लॉक है वहां से हम लोग टेंजेंट स्क्रू को मूव करेंगे। टेंजेंट स्क्रू क्या करता है? डिवाइस को धीरे धीरे रोटेट करता है थोड़े थोड़े इंटरवल्स पे। और जब हम लोग क्लैंप स्क्रू को लूज कर देते हैं तो डिवाइस फ्रीली मूव कर सकता है बिना फ्रिक्शन के। तो आपको ऑप्शन दे रहा है कि अपर क्लैंप को जब आप लूज कर देंगे और लोअर क्लैंप को आप टाइट कर देंगे तो उस केस में आपको रीडिंग आएगा। तो जब हम लोअर क्लैंप को टाइट कर देंगे तो मेरा ये पूरा प्लेट जो है ये फिक्स हो जाएगा। अब जब फिक्स हो जाएगा और जब हम अपर क्लैंप को खोल देंगे तो इसका मतलब क्या होगा? जब ये पूरा डिवाइस फिक्स हो गया और जब हम अपर क्लैंप को खोल देंगे तो मेरा सर्कल जो है ये मूव करना शुरू कर जाता है। जब सर्कल मूव करना शुरू कर जाता है तो मेरा रीडिंग आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि मेरा ऑप्शन नंबर ए है वही करेक्ट हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या कह रहा है, बोथ अपर एंड लोअर क्लैंप आर लूजेंड। मतलब दोनों अपर और लोअर क्लैंप को अगर हम लूज कर देंगे तो हमारा रीडिंग आएगा, ये ऐसा कहना चाह रहा है। अब अगर हम लोग लोअर क्लैंप को लूज कर देंगे, ये समझिए अपर क्लैंप को छोड़ दीजिए, अगर हम लोग लोअर क्लैंप को लूज कर देते हैं तो हमारा डिवाइस क्या होगा? फ्रीली 360 डिग्री रोटेट कर सकेगा। तो जब हमारा डिवाइस पूरा रोटेट करेगा, जब ये वाला प्लेट आपका रोटेट करेगा तो ये वाला प्लेट भी तो साथ में रोटेट करेगा। तो जब हम लोग अगर एक ही इस पूरे प्लेट में, मान लीजिए हमारा यहाँ एरो मार्क किया हुआ है, अगर हम इस पूरे को ही उठा करके इस डायरेक्शन में ले आएंगे तो मेरा सर्किल तो मूव नहीं किया। यहाँ एरो में अगर फॉर एग्जांपल 40 डिग्री अगर मार्क किया हुआ था और हम इस डायरेक्शन में देख रहे थे और हम पूरा का पूरा सेटअप को ही फ्रीली मूव करके इस डायरेक्शन में ले आए तो मेरा नीचे वाला हाथ भी यही है, ऊपर वाला हाथ भी यही है। पहले ये यहाँ था तो 40 डिग्री था, अगर ये यही रहता और ये मूव कर जाता तो इन दोनों हाथ के बीच का एंगल हमें पता चल जाता। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? जब लोअर क्लैंप को लूज करते हैं तो ये दोनों हाथ जो है वो इस तरह से मूव कर जाता है। तो जब भी लोअर क्लैंप लूज करेंगे तो रीडिंग्स नहीं आएगा। आपको सिर्फ इस बात को ध्यान में रख लेना है कि जब भी लोअर क्लैंप लूज रहा रीडिंग्स नहीं आएगा, आपका डिवाइस मूव करेगा। कैसे मूव करेगा? जब हम लोगों को पता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा पॉइंट ओ है, यहाँ पे हम लोग थियोडोलाइट को सेटअप किए हुए, ये हमारा टेलीस्कोप है। अब हम लोगों को ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी का हम लोगों को एंगल देना है। तो हम लोगों को अब क्योंकि हम लोग अभी इसको क्या किया, इस डायरेक्शन में सेट कर दिए इनिशियली, क्योंकि जब हम लोग सेटिंग कर रहे थे तो हम लोगों को थियोडोलाइट को सेट करना इंपॉर्टेंट था, तो हम लोग थियोडोलाइट को सेट कर दिए, लेकिन हमारा टेलीस्कोप जो है वो इस डायरेक्शन में देख रहा था। अब इसमें जो है वो आपका कुछ रीडिंग्स आ रहा था हॉरिजॉन्टल सर्किल में, फॉर एग्जांपल 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड, 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड्स। अब ये इस डायरेक्शन में देख रहा है और यहाँ पे 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड्स मिला है, लेकिन हम लोगों को तो इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लोअर, क्योंकि हम लोगों को ये मिल चुका है तो हमारा इनिशियल रीडिंग तो यही होता है। किसी भी हम लोग अगर जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग कभी ये थोड़ी चाहेंगे कि हम लोग 20 डिग्री 20 मिनट्स और इसके बाद ये हमारा इनिशियल रीडिंग रहे और फाइनल हम लोग जाकर के 48 डिग्री 20 मिनट्स लें, तब जाकर के हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हम लोगों को आएगा 28 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं? हम लोग पहले इनिशियली 0 सेट कर देना चाहते हैं। अब हम लोगों का 0 इस डायरेक्शन में सेट हुआ है, तो हम लोग अगर लोअर क्लैंप को लूज कर देंगे और उसके बाद इस लाइन को, पूरे डिवाइस को हम लोग ऐसे रोटेट कर देंगे तो हमारा यही 0 डिग्री 0 मिनट इस वाले लाइन पे आकर के ओवरलैप हो जाएगा। तो ये कैसे हम लोग करते हैं? ये हम लोग करते हैं लोअर क्लैंप को लूज करके। हम लोग ये फ्री पोर्शन को फिक्स्ड पोर्शन के साथ अटैच नहीं करते हैं, इसको फ्री छोड़ देते हैं। फ्री छोड़ देते हैं तो ये मूव कर सकता है, तो हम लोग इसको इस डायरेक्शन में मूव करके यहाँ ला करके फिर हम लोग लोअर क्लैंप को टाइट कर देते हैं। अब जब हम लोग यहाँ आकर के लोअर क्लैंप को टाइट कर दिए, मतलब इस लाइन का जो एंगल है वो हमारा 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड्स है, तो इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट लाइन हम लोग लेंगे वो इस वाले लाइन से हम लोगों को एंगल देगा। तो हम लोग क्या करते हैं? लोअर क्लैंप को अब टाइट कर देते हैं। अब लोअर क्लैंप का काम खत्म हो गया। अब हम लोगों को अगर रीडिंग चाहिए तो अपर क्लैंप हम लोगों को मूव करना पड़ेगा। तो अपर क्लैंप हम लोग लूज रखेंगे तभी तो मूव कर पाएंगे। अगर अपर क्लैंप भी टाइट कर देंगे तो फिर डिवाइस मूव ही नहीं करेगा।
तो हम लोग क्या करते हैं, अपर क्लैंप को लूज करते हैं, इस पॉइंट को देखते हैं। जैसे ही ये पॉइंट हम लोगों को दिख जाता है, हम लोग अपर क्लैंप को भी लॉक कर देते हैं, नहीं तो क्या होगा, रीडिंग फिर थोड़ा सा यहाँ से घसक के यहाँ आ जाएगा या फिर यहाँ आ जाएगा। तो लोअर क्लैंप हम लोग क्या करते हैं, तब अपर क्लैंप को भी टाइट कर देते हैं। तो मतलब है कि बी पॉइंट पे आने के बाद अपर क्लैंप टाइट, लोअर क्लैंप टाइट। इस पॉइंट पे अपर क्लैंप टाइट कर देते हैं और लोअर क्लैंप लूज कर देते हैं। इस पॉइंट पे लोअर क्लैंप भी लूज, अपर क्लैंप भी लूज, तभी तो हम लोग पूरा डिवाइस यहां मूव कर दिए थे। तो यहां दोनों लूज था, यहां आने के बाद पहला को टाइट किए और यहां आने के बाद दोनों को टाइट कर दिए। अब हम लोग रीडिंग देखें, इसमें कितना आ रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्किल में जो हमारा रीडिंग आ रहा है वो हमारा एंगल हो जाता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस दे रहा था, ऑप्शन नंबर बी था बोथ अपर एंड लोअर क्लैंप आर लूजेंड, ये नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी है बोथ अपर एंड लोअर क्लैंप आर टाइटेंड, ये भी आप समझ रहे हैं कि बोथ अपर एंड लोअर कहां टाइट करते हैं, जब हम लोग रीडिंग ले चुके होते हैं। और रीडिंग लेना है अगर, तो हम लोगों को ये कंडीशन बनाना पड़ेगा, तो अपर क्लैंप टाइट, लोअर क्लैंप लूज होगा। ठीक है, सॉरी जब हम लोगों का लोअर क्लैंप जो है ये टाइट होगा यहां पे, और अपर क्लैंप को हम लोग लूज रखेंगे, तब जाकर के हम लोगों का रीडिंग आएगा। ये उल्टा लिख दिए थे, तो हम लोगों को ये अपर क्लैंप लूज, लोअर क्लैंप टाइट वाला ऑप्शन रखना है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है अपर क्लैंप इज टाइटेंड एंड लोअर क्लैंप इज लूजेंड, ये भी हमारा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 11th का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ये बहुत ही मतलब फाइन एक डिटेल्स होता है, ये कई बार कंफ्यूजन हो जाता है इसमें, इसलिए अगर आप डेफिनेशन की जगह आप थ्योरी की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव और थ्योरी दोनों इसी कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएगा। तो आप जब थ्योरी की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो होगा ये बहुत अच्छे से समझना होगा, खास करके ये डायग्राम बना करके समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये आपको अगर किसी पॉइंट्स का रीडिंग लेना है, आपका डिवाइस किसी भी एक रैंडम डायरेक्शन में अगर आपका देख रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक इनिशियल रीडिंग लेना है, हमेशा याद रखना है। थियोडोलाइट हम लोग सर्वे कर रहे हैं, पहला वाला लाइन इनिशियल रीडिंग रखना है 0 0 0, तो 0 0 0, तो चलो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्लेट को मूव करके पहले 0 0 ले आए, लेकिन वो देख तो इस डायरेक्शन में रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, लोअर क्लैंप को लूज करके पूरे डिवाइस को यहां लाना पड़ेगा। जब यहां ले आएंगे तो लोअर हमारा टाइट हो जाएगा, क्योंकि लोअर टाइट नहीं करेंगे तो ये फिर मूव करता रहेगा तो हमारा पॉइंट ए जो है ये बाइसेक्ट नहीं हो पाएगा ना। तो ये बाइसेक्ट करने के लिए जब हम लोग बाइसेक्ट कर लेंगे तो हम लोग लोअर क्लैंप को टाइट कर देंगे और अपर क्लैंप को खुला रखेंगे, क्योंकि हम लोगों को रीडिंग चाहिए भी अगले पॉइंट का। जैसे ही यहाँ रीडिंग कंप्लीट हो गया, अब हम लोगों का काम खत्म हो गया, तो हम लोग अपर क्लैंप भी टाइट कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, द हॉरिजॉन्टल सर्किल इन ए थियोडोलाइट इज ग्रेजुएटेड इन। हॉरिजॉन्टल सर्किल जो है थियोडोलाइट का, वो किस तरह से उसमें मार्किंग किया हुआ रहता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन दे रहा है, क्वाड्रेंटल सिस्टम रहता है 0 to 90 इन 4 क्वाड्रेंट्स। हम लोग पढ़े थे क्वाड्रेंटल सिस्टम क्या होता है, होल सर्कल बियरिंग्स क्या होता है। वो कह रहा है कि आपका जो हॉरिजॉन्टल सर्किल होता है ये वाले में आपका मार्किंग जो है वो 0 डिग्री to 90 डिग्री रहता है। फिर उसके बाद ये 90 से 180 रहेगा, तो ये 0 to 90 हो जाएगा। फिर से इस तरह से 0 to 90, या इस तरह से हम लोग यहाँ लिख दें 0 और यहाँ 90, तो ये 0 to 90 इधर, 0 to 90 इधर, 0 to 90 इधर, 0 to 90 इधर। पहला ऑप्शन ये कह रहा है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है होल सर्कल बियरिंग सिस्टम है 0 to 360, मतलब ये हमारा सर्किल है, यहाँ पे हमारा 0 है, यहाँ पे हमारा 90 है, यहाँ पे हमारा 180 है, यहाँ पे हमारा 270 है, और लास्ट में जो 360 होता है वो हमारा फिर से 0 हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है द सेमी सर्कल सिस्टम फ्रॉम 0 to 180 इन राइट एंड लेफ्ट हाफ, मतलब हम लोगों का ये एक सर्किल है, इसमें से आपका यहाँ 0 है, यहाँ 180 है, अब इसमें यहाँ पे 90 है, मतलब ये यहाँ से 0 से 180 आ रहा है, और फिर यहाँ से 0 से स्टार्ट होकर फिर से 0 से 180 आ रहा है। वो कह रहा है तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है ए वे सिमिलर टू दैट इन ए प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास में हम लोगों को पता था कि उल्टा बियरिंग्स मार्किंग किया जाता था, मतलब हम लोग जब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे 20 डिग्री, तो हम लोगों को उल्टा डायरेक्शन का हम लोगों को रीडिंग मिलता था। तो क्योंकि उसमें हम लोग जिस पॉइंट को देख रहे होते थे हम लोग वहां से नीचे देखते थे, इसलिए उसमें सिस्टम जो होता है वो थोड़ा उल्टा होता था। तो अब आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल सर्किल जो होता है ये होता है होल सर्कल बियरिंग वाला 0 to 360 डिग्री, और जो आपका वर्टिकल सर्किल होता है, जो आपका ये टेलीस्कोप होता है थियोडोलाइट में इस तरह से, तो इसके बगल में जो आपका यहाँ पे एक वर्टिकल सर्किल बना हुआ रहता है, ये जो वर्टिकल सर्किल होता है ये होता है आपको क्वाड्रेंटल सिस्टम में, ये आपको 0 to 90 होता है, 0 to 90 होता है, और इधर भी 0 to 90 होता है। तो मतलब आपको ध्यान रखना है कि आपका हॉरिजॉन्टल सर्किल है तो मतलब है होल सर्कल बियरिंग देगा, अगर आपका वर्टिकल सर्किल है तो ये आपका क्वाड्रेंटल बियरिंग देगा। ठीक है,
तो आपको पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल सर्किल के बारे में, तो होल सर्कल सिस्टम है, मतलब 12 का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 13 का रिमूवल ऑफ पैरेलक्स इन थ्योडलाइट कैन बी अचीव्ड बाय फोकसिंग, मतलब हम लोग जो थ्योडलाइट में जब हम लोग टेम्पोररी एडजस्टमेंट करते हैं तो उसमें हम लोगों के पास एक थर्ड जो टेम्पोररी एडजस्टमेंट होता है वो होता है इलिमिनेटिंग द पैरेलक्स। पैरेलक्स क्या होता है कि जब आप क्लियरली, जैसे भी आप कैमरा में मेरा इमेज देख रहे हैं, तो मेरा इमेज जो भी, अगर मेरे ये 5 उंगली अगर आपको कैमरा में बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियरली अगर आपको नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप प्रॉपर्ली देख रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये 5 फिंगर्स जो हैं ये कुछ इस साइज के नजर आ रहे हैं और उसका जो बॉर्डर्स है, जो मेरे ये फिंगर्स का ये बॉर्डर है, अगर आप इसको क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल कुछ धुंधला धुंधला सा ऐसा इमेज बन रहा है कि ये एक फिंगर है और ये इस तरह से ये दूसरा फिंगर है, अगर आप इस तरह से देख पा रहे हैं तो इसको हम लोग कहते हैं पैरेलक्स। मतलब एक ही इमेज का कुछ और पैरेलल इमेजेस बन रहा है, मतलब मेरा ये फिंगर था और यहां से एक इमेज आपको ऐसा बना, एक इमेज आपको ऐसा बना, तो ये कहलाता है आपको पैरेलक्स। मतलब बहुत सारे मल्टीपल पैरेलल इमेजेस दिख रहे हैं, तो उसको हम लोग कैसे एलिमिनेट करते हैं, तो उसके लिए 2 तरीका होता है हमारे पास। एक होता है आई पीस के पास स्क्रू, एक होता है ऑब्जेक्ट पीस के पास स्क्रू, ऑब्जेक्ट लेंस के पास। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले आई पीस वाले को मूव करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारे टेलीस्कोप के अंदर जो आपका ये क्रॉसहेयर है, पहले ये आपका क्लियर हो जाता है। जब ये आपका क्लियर हो जाता है तो फिर आप उसके बाद ऑब्जेक्ट ग्लास के तरफ जो आपका स्क्रू होता है आप उसको रोटेट करते हैं, तो जिससे मेरा ये फिंगर जो आपको बड़े इमेजेस में दिख रहा था वो शॉर्ट होते होते, क्रिस्प होते होते आपको बिल्कुल एग्जैक्टली ये 5 फिंगर्स नजर आएगा, जिसको हम लोग कैमरा में अक्सर कहते हैं कि हमारा फोकस नहीं था उस ऑब्जेक्ट पे, तो वो ऑब्जेक्ट हम लोगों को धुंधला नजर आता है, और जिस पॉइंट पे फोकस रहता है वो क्लियर नजर आता है। तो वो जो धुंधला की आप बात करते हैं, अगर आपका फोकस यहाँ है और बोर्ड के ऊपर अगर हम लोग फोकस नहीं करेंगे तो वहाँ जो राइटिंग है वो आपको धुंधला नजर आएगा, तो वो होता है आपका पैरेलक्स, तो वो रिमूव हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आई पीस और ऑब्जेक्ट ग्लास दोनों का जो हम लोगों का स्क्रू होता है, जब हम लोग दोनों को रोटेट करते हैं तो हम लोगों का पैरेलक्स रिमूव होता है। ये आपका थ्योडलाइट सर्वे से 4 नंबर का एक थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है कि आपका एलिमिनेटिंग द पैरेलक्स को एक्सप्लेन कीजिए या फिर टेम्पोररी एडजस्टमेंट को एक्सप्लेन कीजिए। तो टेम्पोररी एडजस्टमेंट में आपका सेंटरिंग, लेवलिंग और आपका ये एलिमिनेटिंग द पैरेलक्स, ये तीनों स्टेप को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस आपको क्या दे रहा है, द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस और द हॉरिजन। तो हम लोगों को पता है कि करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस। तो 13th का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इन थियोडोलाइट्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ टेलीस्कोप इन द वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड। हम लोग थियोडोलाइट में जो हम लोग वर्टिकल प्लेन में जो टेलीस्कोप को रोटेट करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन जो किए थे उसमें हम लोग जान रहे थे कि जो हम लोग इस तरह से रोटेट करते हैं अगर ये रोटेट हो सकता है 360 डिग्री तो उस थियोडोलाइट को हम लोग कहते हैं ट्रांजिट थियोडोलाइट। तो जो इसका मतलब है कि हम लोग जो ये रोटेट कर रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिंग, क्योंकि ये ट्रांजिट ये हो पा रहा है मतलब ट्रांजिट थियोडोलाइट है, नहीं हो पा रहा है सिर्फ इतना ही रोटेट कर पा रहा है मतलब नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट है। इसका मतलब है कि इसको जो हम लोग रोटेट कर पा रहे हैं ये हम लोग ट्रांजिटिंग कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिंग। तो इसमें आपको क्या ऑप्शंस दे रहा है, द क्वेश्चन कह रहा है इन थियोडोलाइट्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ टेलीस्कोप इन द वर्टिकल प्लेन इज कॉल्ड, मतलब उस एक्सिस को क्या कहते हैं जिसपे हम लोग ये ट्रांजिटिंग करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन जब डिस्कस किए थे तो आपको पता था कि हम लोग इस एक्सिस पे इस टेलीस्कोप को इस तरह से रोटेट करते हैं, तो इस एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस या ट्रोनियन एक्सिस। तो आपको ऑप्शंस क्या दे रहा है, वर्टिकल एक्सिस, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, लाइन ऑफ कॉल्यूमेशन और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमको लगा ये पूछ रहा है कि ये जो हम लोग रोटेट करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिंग। और जब हम लोग थियोडोलाइट को इस तरह से 360 डिग्री रोटेट करते हैं तो ये कहलाता है आपका स्विंगिंग। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट वाला जब हम लोग क्लास करेंगे थियोडोलाइट का उसमें हम लोग इन वाले टॉपिक से क्वेश्चन डालेंगे कि ट्रांजिटिंग, स्विंगिंग, फेसलेट, फेसलाइट ये सारा क्या होता है, उससे हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। अभी हम लोग बेसिकली सिर्फ पार्ट्स पे क्वेश्चन कर रहे थे कि आपका इस एक्सिस से क्वेश्चन था, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सर्किल से क्वेश्चन था, क्लैंप स्क्रू से क्वेश्चन था, ये सबसे अभी हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे। आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आना चाहिए कि आप किस तरह से तैयारी करते हैं। अगर आप थियोडोलाइट सर्वे पढ़ रहे हैं तो पहले आपको थियोडोलाइट के बारे में पढ़ना है, थियोडोलाइट के पार्ट्स के बारे में पढ़ना है, फिर उस पार्ट से आपका थ्योरी क्वेश्चन बनेगा कि आप एक थियोडोलाइट का एक डायग्राम बनाइए और थियोडोलाइट के पार्ट्स को एक्सप्लेन कीजिए। तो आप लगभग 12-13 पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे। फिर उस पार्ट से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं।
फिर आपको इसका प्रिपरेशन करना है। फिर नेक्स्ट आएगा कि जब आप थियोडोलाइट का पार्ट डिस्कस कर लिए तो थियोडोलाइट से आप कितने तरह के एक्टिविटीज़ कर पाते हैं, जैसे हम लोग स्विंगिंग कर पाते हैं, ट्रांजिटिंग कर पाते हैं, फेस लेफ्ट क्या होता है, फेस राइट क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेशन में भी पूछ ली जाती हैं कि आप इन सारों को डिफाइन कीजिए कि ट्रांजिटिंग क्या होता है, स्विंगिंग क्या होता है, फेस लेफ्ट क्या होता है। फिर थर्ड पार्ट आता है आपका कि आप थियोडोलाइट से करते क्या है। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल मेजर करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने के 2-3 मेथड्स हैं, वर्टिकल एंगल मेजर करने के एक मेथड है। तो आपको ये मेथड्स पूछ सकता है। फिर उस मेथड से भी हम लोग कोशिश करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का। और फिर उसके बाद थियोडोलाइट को यूज़ करके हम लोग ट्रैवर्सिंग करते हैं। तो ट्रैवर्सिंग करते हैं तो फिर बात आती है आपको वो ट्रैवर्स सर्वेइंग का पार्ट हो जाता है जो आपके सिलेबस में थियोडोलाइट में ही आपको इंक्लूड किया हुआ है। तो उसमें हम लोगों का लैटिट्यूड डिपार्चर आ जाएगा। तो फिर उसके बारे में भी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अलग से डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वाला जो हम लोगों का क्लास होगा उसमें हम लोग थियोडोलाइट का ये ट्रैवर्सिंग तक का जो टॉपिक होगा, जिसमें आपका हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल और आपके ये ट्रांजिटिंग, स्विंगिंग, इन सारे पार्ट से हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव्स कर लेंगे। फिर जो हम लोगों का उसके बाद वाला क्लास होगा उसमें हम लोग ट्रैवर्स सर्वेइंग से अलग से क्वेश्चंस रखेंगे, जिसमें आपका थियोडोलाइट सर्वेइंग का जो लास्ट वाला पार्ट है ट्रैवर्सिंग, उसमें से आपको लैटिट्यूड, डिपार्चर, उसमें से ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो टोटल हम लोग इसको आज वाले क्लास को अगर आप थियोडोलाइट का एक पार्ट मानते हैं तो हम लोग टोटल और 2 पार्ट डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 और पार्ट 3। फिर आपका थियोडोलाइट जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग टैक्योमेट्रिक और कर्व के बारे में जाएंगे। उसमें आपको ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते हैं, वो 1-2 क्लासेस में ही उधर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इन ए थियोडोलाइट द लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज। थियोडोलाइट में लाइन ऑफ कॉलिमेशन किसको बोलते हैं? ऑप्शंस दे रहा है पैरेलल टू एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल, पैरेलल टू द वर्टिकल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द ट्रूनियन एक्सिस और पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब पहले इस ऑप्शंस को बनाने की कोशिश कीजिए। हम लोग एक थियोडोलाइट का साइड व्यू देखते हैं। तो ये हमारा टेलीस्कोप है, यहाँ हमारा आईपीस है, यहाँ हमारा ये ऑब्जेक्ट ग्लास है। हम लोग इस ऑब्जेक्ट को यहाँ देख रहे हैं। अब कह रहा है कि आपका लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होता है। तो आप अगर लेवलिंग पढ़े हैं तो आपको पता है कि जब आप किसी पॉइंट को टेलीस्कोप से साइड करते हैं, चाहे आप डंपी लेवल से साइड कीजिए, चाहे आप थियोडोलाइट से साइड कीजिए, जो टेलीस्कोप से आप किसी पॉइंट को साइड करते हैं तो ये कहलाता है लाइन ऑफ कॉलिमेशन। अब थियोडोलाइट में ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन का एक्सिस से रिलेशन पूछ रहा है कि आपका बहुत सारा एक्सिस है। एक आपका ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस था, तो अब आपका ये टेलीस्कोप का सर्किल है, इससे ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस था। तो यहाँ अगर आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाना चाहेंगे तो ये जो मेरा पेन का डायरेक्शन है ये मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा। हम इसको यहाँ पे एक डॉट से शो कर देते हैं। ये डॉट जो है ये मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, क्योंकि ये इस पे इस तरह से रोटेट कर पाएगा। तो अब ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये आपका लाइन ऑफ कॉलिमेशन है। तो दोनों के बीच का रिलेशन क्या आएगा? परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये हमारा एक एक्सिस है और ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन बोर्ड पे बना हुआ है। तो ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या दे रहा है आपको? पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल। प्लेट लेवल क्या होता है कि ये आपका टेलीस्कोप है, इसके नीचे आपका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सर्किल इस तरह से बना रहता है, इसके ऊपर ही आपका ये रहता है। जैसे अगर हम लोग एक डायग्राम बनाए हुए थे कि ये आपका प्लेट है और इसके ऊपर ही आपका इस तरह से थियोडोलाइट आपका ये टेलीस्कोप बना रहता है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहता है, ये इस पे इस तरह से कनेक्टेड रहता है। तो आपका ये जो यहाँ पे जो प्लेट है आपका, इस पे आपके जो रीडिंग्स रहते हैं, इसके ऊपर आपका ये वाला इस तरह से यहाँ पे आपका बबल बना रहता है, उसको आप लेवल करते हैं जिससे आपका ये प्लेट को, तो ये बबल का जो एक्सिस होता है ये कुछ इस डायरेक्शन में होता है। और आपको पता है कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये आपका लाइन ऑफ कॉलिमेशन होता है, मतलब ये जो सेंटर लाइन है ये लाइन ऑफ कॉलिमेशन है। तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल नहीं है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। हालांकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, मगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल्स। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पैरेलल टू द वर्टिकल एक्सिस। यही आपका टेलीस्कोप है, ये आपका वर्टिकल एक्सिस होगा जो इसके सेंटर को इसके सेंटर को कनेक्ट करेगा। इस पे हम लोग इसको इस तरह से रोटेट करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये वाले के पैरेलल तो है नहीं, ये आपको 90 डिग्री बना हुआ है। तो 90 डिग्री बना हुआ है, इसका मतलब है कि आपका ये वाला ऑप्शन नंबर बी जो है पैरेलल, ये भी रॉन्ग है। अगर लिखा होता परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस तो ये राइट हो जाता। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है परपेंडिकुलर टू द ट्रूनियन एक्सिस। ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ट्रूनियन एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर है ये, क्योंकि ये मेरा एक्सिस है, ये जो पेन है मेरा ये एक्सिस है, और इसके ये वाला लाइन ऑफ कॉलिमेशन है ये परपेंडिकुलर जा रहा है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है? पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यही हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल बोल रहा है, तो पैरेलल तो है नहीं, ये वाला लाइन है और ये मेरा एक्सिस है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसको एक्सिस का जो रिलेशन है इसको जानने के लिए आपको क्या करना है? परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट नाम का टॉपिक पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में है। आप जब एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, जब आप थ्योरी का प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट समझना है।
परमानेंट एडजस्टमेंट में जो सारे एक्सिस हैं उन सारे के बीच का रिलेशन जो होता है वो मेंटेन रखना ही परमानेंट एडजस्टमेंट कहलाता है। अगर आपका डिवाइस आपके हाथ से गिर जाता है, छूट जाता है, जिससे कोई एक एक्सिस भी आपका अगर चेंज हो जाता है तो आपकी डिवाइस को वापस आपको वर्कशॉप में भेजना पड़ता है, कंपनी में भेजना पड़ता है, और वहाँ से उसका वापस से वो कैलिब्रेशन करके उसको ठीक करके फिर वापस आपके पास भेजते हैं। तो जब आप परमानेंट एडजस्टमेंट का प्रिपरेशन कीजिएगा तो आपको ये टॉपिक्स जो होंगे ये सारे क्लियर हो जाएंगे कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होता है, प्लेट लेवल क्या होता है, ये वाला आपका प्लेट लेवल होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। एक डायग्राम आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसमें आपको ये सारे एक्सिस जो है इनके बीच का रिलेशन बताया हुआ है। आपको ये वाला डायग्राम बनाना है और साथ में आपको थ्योरी लिखना है अगर आपसे परमानेंट एडजस्टमेंट पूछता है तो। और ऑब्जेक्टिव में आपको जब आपको ये टॉपिक क्लियर रहेगा तो आप ऑब्जेक्टिव इस वाले का क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ डज द साइज ऑफ थियोडोलाइट इज स्पेसिफाइड। थियोडोलाइट का साइज हम लोग कैसे बात करेंगे, कैसे बताएंगे। अगर 2-3 थियोडोलाइट्स रखे हुए हैं और दोनों तीनों का साइज अलग अलग है तो वो हम लोग बता पाते हैं जो हमारा इनर सर्किल होता है उस इनर सर्किल के डायमीटर से, इनर सर्किल कितने डायमीटर का है उससे हम लोग अलग अलग थियोडोलाइट के साइज बताते हैं। तो तीनों थियोडोलाइट्स में सारी चीज़ें सेम दिखेंगी, सिर्फ इनर जो थियोडोलाइट जो आपका सर्किल होगा ये वाला जिसमें आपका मेन स्केल बना हुआ रहता है हॉरिजॉन्टल स्केल, उसका जो साइज होगा वो अलग अलग होगा। तो ऑप्शंस आपको क्या दे रहा है, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, तो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप से नहीं बताते हैं, डायमीटर ऑफ वर्टिकल सर्किल, डायमीटर ऑफ अपर प्लेट, डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट। तो लोअर प्लेट के डायमीटर से जो हमारा मेन स्केल जिसमें लगा रहता है उसके हम लोग डायमीटर से इसको बताते हैं कि टेलीस्कोप का साइज क्या है, या अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना हो तो इस हम लोग लोअर प्लेट के डायमीटर से करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 15 का करेक्ट ऑप्शन था परपेंडिकुलर टू द ट्रूनियन एक्सिस, 15 का करेक्ट ऑप्शन सी था, और 16 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बेसिकली हम लोग ये 7 क्वेश्चन जो है ये हम लोग किए हैं थियोडोलाइट से, और बाकी जो हम लोगों के 9 क्वेश्चंस थे वो हम लोग किए थे प्लेन टेबल सर्वेइंग से। अब आज के क्लास में हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग फिर थियोडोलाइट के जैसे हम लोग अभी प्लानिंग बताए थे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग थियोडोलाइट के और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तो आई होप आपको आज के इस क्लास में हम लोग जो ये सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।